सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी की जोरदार डिमांड पर आ चुके हैं मिसलेनियस पीवाईक्यू प्रैक्टिस, जो आपके इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस के जितने भी सेक्शंस हैं उसके सारे क्वेश्चंस मिक्स्ड फॉर्मेट में मैं लेकर आई हूं, जिसको हम लोग आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। आपके एग्जाम जब पास आने वाले होते हैं तो देयर इज नथिंग बेटर दैट कैन हेल्प यू मोर देन प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपको बताते हैं कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी होती है। आपके ये क्वेश्चंस ही आपको बताएंगे कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है, कौन सा सेक्शन अभी भी आपका वीक रह गया है। ये क्वेश्चंस ही आपको बताते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी टाइप की लैंग्वेज आ रही है, जिसको आप पढ़कर अपने आने वाले एग्जाम को बहुत ही अच्छी तरीके से एस कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में आपको दिखेंगे वो हर क्वेश्चन जो 2023, 2022, 2021 एंड 2020 में पूछे गए हैं। ये 4 साल के मैं पेपर्स लेकर आई हूँ मिक्स्ड फॉर्मेट में, जिसको आप लगाते जाओगे एंड आपको अपनी तैयारी के बारे में पता चल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि इस वीडियो के अंदर आपको चुन्नो मुन्नो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जहां पर आपको बहुत ही अच्छा फील कराया जाएगा कि अरे भाई छोटे छोटे क्विज आपने लगा लिए, आपकी तो तैयारी बहुत अच्छी है। द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आई हैव ब्रॉट वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट पे हैं, वो पीवाईक्यू है एंड वही आजकल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं एंड उसको कोई भी प्रैक्टिस नहीं करा रहा है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आपको रियलिटी चेक भी मिले या फिर आपको अच्छा फील हो कि यार मेरी तो तैयारी जबरदस्त चल रही है। Also in this video we are not only going to practice, I am also going to give you a good explanation of each and every question. Then मैं कुछ extra points भी बताऊंगी एंड साथ ही साथ मैं कुछ secret trips भी आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो उनको किस तरीके से आपको टैकल करना है। So let's go. So the number one question that you see on your screens आया है वो आपके इंग्लिश इन इंडिया वाले सेक्शन से। अभी रिसेंटली ही मुझे पता चला काफी बच्चों के मैसेजेस को पढ़ के कि आपको कंफ्यूजन है कि इंग्लिश इन इंडिया और इंडियन लिटरेचर सेम है या फिर अलग अलग है। तो ये बिल्कुल ही आपके अलग अलग सेक्शंस है, जहाँ पे इंडियन लिटरेचर के अंदर आप लोग पढ़ते हो इंडियन राइटर्स को, ड्रामेटिस्ट को, पोएट्स को। इंग्लिश इन इंडिया के अंदर आप पढ़ते हो कि भाई इंग्लिश जो भाषा है हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ब्रिटिशर्स किस तरीके से लेके आए और किस तरीके से यहाँ पर हम लोग की इंग्लिश यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स उन्होंने बना दिए। तो वो जो पूरी एवोल्यूशन की जर्नी है इंग्लिश लिटरेचर की, वो आपके इस सेक्शन के अंदर आ जाती है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 क्वेश्चन है जो आपसे कहता है द ओरिएंटलिस्ट इन ब्रिटिश इंडिया वर नॉट सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द इंडियाज एंशिएंट लर्निंग। ओरिएंटलिस्ट आपका एक ग्रुप था ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो बिल्कुल भी सिंपैथेटिक नहीं थे टुवर्ड्स द इंडियाज एंशिएंट लर्निंग, मतलब इंडिया की लैंग्वेज एंड उनकी सिविलाइजेशन को लेके। ये ट्रू है या फॉल्स आपको अभी पता चलेगा। स्टेटमेंट 2 आपसे पूछा गया है कि विलियम जोन्स नाम का एक बंदा था जो कि ये बोलते थे कि आपकी इमेजिनेशन में, रेटियोनेशन में एंड फिलॉसफी में किसी भी हालत में इंडियंस वर बाय नो मीन्स इंफीरियर टू यूरोपियंस, जो कि बिल्कुल ही ट्रू पॉइंट है। अब आप लोग को ये चीज पता होनी चाहिए अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा हुआ है कि आपके 2 टाइप के ग्रुप हैं, एक है आपके ओरिएंटलिस्ट एंड दूसरे हैं आपके एंजेलिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड वो आपके ब्रिटिश पर्सन्स थे जो आपके इंडिया की सिविलाइजेशन, उनके कल्चर एंड स्पेशली उनकी लैंग्वेज का बहुत सम्मान करते थे और किसी भी तरीके से इंडियंस को इंफीरियर नहीं मानते थे। इंटेलेक्चुअली भी एंड आपके कल्चरली भी बिल्कुल कंपैटिबल मानते थे वो आपके इंडियंस को यूरोपियन से। तो आपको इतनी बात अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए एंड आपको ये आई होप आप लोग ने कर ही रखा होगा कि ओरिएंटलिस्ट वर दोज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स जिन्होंने सपोर्ट किया है आपकी इंग्लिश लैंग्वेजेस को, सॉरी इंडियन लैंग्वेजेस को, जैसे संस्कृत हो गई, अरबिक हो गई, पर्शियन हो गई। इन्होंने कोशिश की थी कि आपके इंडिया के अंदर इन यूनिवर्सिटीज को एंड स्कूल्स को बढ़ावा दिया जाए जो आपकी इंडियन लैंग्वेजेस को बच्चों तक पहुंचाए और इनको फैलाए। ओरिएंटलिस्ट के अंदर 2 नाम आपको याद रखने हैं, एक है आपका विलियम जोन्स एंड है आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। ये दोनों ही बहुत ज्यादा इज्जत करते थे आपके इंडियंस और उनके कल्चर की। इन्हीं के ही उल्टी तरफ आते हैं आपके एंजेलिसिस्ट जो कहते हैं कि भैया अगर आप इंडियन लैंग्वेजेस को पढ़ते रहोगे तो आप इस दुनिया में कहीं भी स्टैंड नहीं करोगे। एंड ये लोग प्रोपगेट करना चाहते थे, इंग्लिश को स्प्रेड करना चाहते थे, प्रोपगेट करना चाहते थे एंड बहुत हद तक वो लोग क्या हो गए हैं, सक्सेसफुल हो गए हैं। तभी आज की डेट में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के कोर्स से नेट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रेफर किया और ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे कि आपकी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं
उनको बढ़ावा देना चाहिए या फिर उनके स्कूल्स खुलने चाहिए। दो मेजर नाम जो आपको इस एनालिसिस के ग्रुप के अंदर याद रखना चाहिए, एक तो है हमारे मकाउले जो जिनका है आपका मकाउलेज मिनट, मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग इस पे वीडियो चाहते हो या नहीं, एंड दूसरे हैं आपके चार्ल्स ग्रांट जो अगेन इंग्लिश लैंग्वेज को लेके प्रेफर करते हैं कि इसकी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस बनने चाहिए। तो आप अगर अपने आंसर को देखेंगे, पहला जो आपका क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, वो कह रहा है कि ओरिएंटलिस्ट थे वो सिंपैथेटिक नहीं थे इंडिया के कल्चर और उसकी लर्निंग को लेके, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, क्योंकि विलियम जोन्स तो सपोर्ट करते थे एंड विलियम जोन्स जो कि खुद एक ओरिएंटलिस्ट थे, इन्होंने ही आपके ओरिएंटलिज्म को स्टार्ट किया था एंड प्रोपोगेट किया था, तो ये प्रेफर करते थे कि भैया आपकी इंडियन लैंग्वेजेस को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि हम लोग से पूछा गया है कल्चरल स्टडीज से। देखो आपको यहाँ पे ऊपर डेट भी दिखाई देगी कि भैया ये क्वेश्चन आपका कब आया हुआ है, कौन से ईयर में आया हुआ है, ताकि आपको पता चले कि भाई लेटेस्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। आपका ये क्वेश्चन आपसे कहता है फैक्ट्स अबाउट फ्रैंकफर्ट स्कूल इंक्लूड द फॉलोइंग। अगर आपने कल्चरल स्टडीज के सेक्शंस को अच्छे से पढ़ा है तो आप सभी को पता होगा कि कल्चरल स्टडीज के अंदर आपको पढ़ने पड़ते हैं बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेसन्स के अंदर, एक बर्मिंघम स्कूल एंड दूसरा है आपका फ्रैंकफर्ट स्कूल। जो बर्मिंघम स्कूल था वो आपके पॉपुलर कल्चर एंड मास कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करता था कि इनका क्या इफेक्ट पड़ा है आपकी पावर डायनामिक्स को फैलाने में और वर्किंग क्लास सोसाइटी पर इनका क्या असर पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ आपके जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के बंदे थे वो लोग डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म की टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। इनकी जो राइटर्स आते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर वो लोग मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और देखने की कोशिश करते थे कि हमारी सोसाइटी में जो सोशल इनइक्वालिटी चल रही है, वर्किंग क्लास सोसाइटी की ये जो बुरी बद से बदतर हालत कर दी है हमारी बुर्जुआ सोसाइटी ने, वो किस वजह से की है, और उस चीज़ों को वो लोग जानने की कोशिश करते थे जिसको हम लोग क्रिटिकल थ्योरी बोलते हैं। तो अब आप इन पॉइंट्स को देखिए और आप जानने की कोशिश करिए कि जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है आपका वो 1925 में फाइंड किया गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आपका फ्रैंकफर्ट स्कूल का जन्म होता है 1923 में। अडोर्नो एंड हॉर्खहाइमर वर इट्स 2 मेंबर्स, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। आपके थियोडोर अडोर्नो एंड मैक्स हॉर्खहाइमर बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं आपके फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर, जिन्होंने बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म कॉइन किया था कल्चर इंडस्ट्री, जिसका एक बड़ा ही मजेदार वीडियो है मेरे चैनल पर। एंड इनके साथ आपके और भी बहुत सारे राइटर्स हैं जैसे एरिक फ्रॉम, हार्बर्ट मैक्यूज टाइप के आपके राइटर्स हैं, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। द स्कूल एस्टैब्लिश्ड द टर्म क्रिटिकल थ्योरी, मैंने आपको बताया ना कि क्रिटिकल थ्योरी एक ऐसा टर्म था जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के बंदों ने इंट्रोड्यूस किया था, जहां पे ये लोग क्रिटिकली एग्जामिन करते थे सोसाइटी की हालत को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वर्किंग क्लास सोसाइटी, तो ये पॉइंट बिल्कुल आपका सही बैठता है। पॉइंट नंबर डी, इट हैड स्ट्रॉन्ग टाइज विद द थिंकर्स ऑफ मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल, बिल्कुल गलत पॉइंट है। अगर आपने लिटरेरी थ्योरी को अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि फॉर्मलिज्म लिटरेरी थ्योरी के जो 3 मेजर स्कूल्स हैं, ओपोयाज सर्कल, देन आपका मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल एंड तीसरा प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल, उसका आपके कल्चरल स्टडीज के बंदों से कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत बैठ जाएगा। एंड आखिरी स्टेटमेंट, इट वाज फोर्स्ड इनटू एग्जाइल विद द एसेंडेंसी ऑफ नाजीज इन द जर्मनी, क्योंकि आपके जो जितने भी फ्रैंकफर्ट स्कूल के बंदे थे वो दुनिया को दिखाने की कोशिश करते थे बुर्जुआ सोसाइटी का सच। बुर्जुआ सोसाइटी के अंदर कौन लोग आ जाते हैं, आपके कैपिटलिस्ट पीपल, आपकी गवर्नमेंट, जितने भी आपके पूंजीपति है जो आपकी वर्किंग क्लास सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अगर आप अपनी करंट गवर्नमेंट और उस टाइम के उभरते हुए लीडर्स के वो उल्टा बोलेंगे उनके लिए, तो वो तो आपको जेल में ही फेंकेंगे, तो इनके साथ कुछ ऐसा ही होता है। एंड यहाँ पे फ्रैंकफर्ट स्कूल की जो थ्योरी है वो खत्म होती है। आप चाहो तो फ्रैंकफर्ट स्कूल एंड पूरे कल्चरल स्टडीज़ को पढ़ सकते हैं मेरे कोर्स के अंदर, जिसको मैंने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में बना के रखा है। टोटल अपडेटेड क्वेश्चंस एक एक मैंने ऐसे ही समझा के रखे हैं, तो आप चाहो तो ज़रूर से उसको चेकआउट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से अगेन 2023 में पूछा गया है, ये आया है हम लोग के लिटरेरी क्रिटिसिज्म से। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हम लोग के सामने हम लोग को दिखाई देती है एंड यहाँ पे हम लोग को मैच करने हैं। पहला है हमारा रिस्पॉन्स टू स्टीफन गोसॉन। अब देखो आपका जो यूजीसी नेट है वो कितना चालाक है कि उनको लगता
लगता है कि बच्चे तो डिफेंस ऑफ पोएट्री या फिर डिफेंस ऑफ पोएसी, अपॉलॉजी ऑफ पोएट्री जो फिलिप सिडनी का वर्क है 1595 में पब्लिश हुआ था, उसको ही बस पढ़कर चले आएंगे एंड ध्यान नहीं देंगे। लेकिन देखो कैसे इन्होंने थोड़ी सी लैंग्वेज को उल्टा कर दिया है। इन सारी चीज़ों को, इनकी चालाकियों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। रिस्पॉन्स टू स्टीफन गोसॉन है आपका वर्क। ये किसने लिखा है? फिलिप सिडनी ने। रिस्पॉन्स टू स्टीफन गोसॉन आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आपका जो रिस्पॉन्स दिया था स्टीफन गोसॉन ने, जो एक वर्क लिखा था आपका स्कूल ऑफ अब्यूज, ये कभी आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि कौन से वर्क के अंदर आपके स्टीफन गोसॉन ने भैया पोएट्री और पोएट्स के ऊपर बड़े लालछन लगा दिए थे कि आपकी पोएट्री इज द मदर ऑफ लाइज, पोएट्री इज द नर्स ऑफ अब्यूज, पोएट्री आपका टाइम वेस्ट करती है। एंड प्लेटो ने बिल्कुल सही कहा है कि पोएट्स को उनके आइडल वर्ल्ड से बैनिश कर देना चाहिए। इन सभी चीज़ों को डिफेंड करते हुए हमारे फिलिप सिडनी पोएट्री को एंड पोएट्री के प्रीडिसेसर्स को, पोएट्स को डिफेंड करते हुए बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं अपने वर्क अपॉलॉजी फॉर पोएट्री के अंदर। ये वर्क इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको गलती से भी छोड़कर नहीं जाना है। तो ये आपके फिलिप सिडनी का वर्क है। नेक्स्ट वर्क, द इंडिविजुअल टैलेंट, ये आपका वर्क है टी.एस. इलियट का, जो इनका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज माना जाता है। नाउ आपके टी.एस. इलियट के कई सारे एसेज हैं जो आपको करने चाहिए। मुझे एक बार ज़रूर से कमेंट करके बताना कि क्या मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। देन आपका एक टर्म आता है कथारसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। आंख बंद करके भी बच्चे इसको सही ही मार्क करके आएंगे। ये है हम लोग के अरिस्टोटल का वर्क, जो आपके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं अरिस्टोटल ने जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं ट्रेजेडी को लेके, जिसमें से कथारसिस एक ऐसा टर्म है जो आपके अरिस्टोटल कहते हैं कि अगर वर्क में आपकी कथारसिस है, पिटी एंड फियर है, जो आपकी ऑडियंस को रुला सकता है, जो अपनी ऑडियंस को इमोशंस में बहा सकता है, तो वो आपकी ट्रेजेडी बिल्कुल सुपर डुपर हिट हो जाती है। इसी वजह से हम लोग की मम्मियाँ अनुपमा वगैरह देखती हैं, क्योंकि उसके अंदर उनको थोड़ा सा क्लेंजिंग एंड परगेशन वाली फीलिंग आती है कि अगर मैं अपनी सास को ताना नहीं दे पा रही हूँ एंड अनुपमा दे पा रही है, तो उनसे उनके दिल में ठंडक पड़ती है। इस टाइप की टेक्निक को ट्रेजेडी में एम्प्लॉय करने को कहते हैं कथारसिस इफेक्ट। मुझे आप सभी बच्चों को कमेंट करना है कि और कौन से एलिमेंट्स हैं आपकी ट्रेजेडी के जो अरिस्टोटल ने एम्प्लॉय किए हैं अपने वर्क के अंदर। सभी बच्चों को ये कमेंट करना ही पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी वीडियो रोककर आपको कमेंट करना है। दूसरा आपका जो आखिरी टर्म है स्वीटनेस एंड लाइट, ये टर्म है हम लोग के मैथ्यू अर्नोल्ड का, जो इनके फेमस एसे कल्चर एंड एनार्की के अंदर एज ब्यूटी प्लस इंटेलेक्ट के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश करते हैं। अब आपको अगर लगता है कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, तो भाई ये देखो कि 2023 में स्वीटनेस एंड लाइट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मार्च के शिफ्ट में। जून के ही अगले शिफ्ट में अगेन मैथ्यू अर्नोल्ड का आपका स्वीटनेस एंड लाइट अगेन पूछा गया है। तो अगर आप रिलीजियसली क्वेश्चंस को लगाते हैं एंड अच्छे से आप कनेक्शंस बैठाना जानते हैं, तो आपके बहुत क्वेश्चंस रिपीट होने तय हैं। ठीक है। नेगेटिव कैपेबिलिटी जो आपका टर्म है वो है आपके जॉन कीट्स का। नौ आप सब में से बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि क्रिटिकल टर्म्स की सीरीज में बनाओ या फिर क्रिटिसिज्म की सीरीज में बनाओ, तो बहुत जल्द आपकी क्रिटिकल टर्म्स की मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी, जहां पर आपके इन क्रिटिकल टर्म्स को मैं 5 या 6 मिनट्स के अंदर फटाफट से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और उसके क्वेश्चंस दिखा दूंगी। ठीक है। सो चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। नेगेटिव कैपेबिलिटी हमारे जॉन कीट्स का टर्म है। अपने वन ऑफ द लेटर्स के अंदर ये बताते हैं कि शेक्सपियर एक ऐसे बंदे हैं जो आपके नेगेटिव कैपेबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से अपने काम में दिखाते हैं। एंड सैमुअल टेलर कोलरिज एंड वर्ड्सवर्थ जैसे बंदे ना सिंगल ट्रुथ के पीछे भागते रहते हैं। उनका नेगेटिव कैपेबिलिटी की जो एबिलिटी है उनके अंदर 0 है। स्वीटनेस एंड लाइट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एसिम्प्लास्टिक सैमुअल टेलर कोलरिज का टर्म है, जो उनके फैंसी इमेजिनेशन, प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन जैसे टर्म्स के अंदर बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर इन्होंने कॉइन किया हुआ है। एसिम्प्लास्टिक माइंड का टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टू यू इन वन ऑफ माय वीडियोस। देन डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी हमारे टी.एस. इलियट का ही टर्म है, जहां पे डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी मेटाफिजिकल पोएट्स नाम का इनका एस्से था, उसके अंदर बताते हैं कि 17वीं सेंचुरी के बाद जो राइटर्स आते हैं उनके वर्क में उनको डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी देखने को मिलती है। किसी के काम में इंटेलेक्ट ज़्यादा दिखाई देता है, किसी के काम में इमोशंस ज़्यादा दिखाई देते हैं। दोनों का एमैल्गमेशन या फिर यूनिफिकेशन उनको नहीं दिखाई देता है, जो उनको आखिरी बार सिर्फ और सिर्फ मेटाफिजिकल पोएट्स के वर्क में दिखाई दिया था। तो ये सभी टर्म्स आपके एग्जाम में सिर्फ एक बार नहीं कई बार रिपीट होकर पूछे जाते हैं।
जैसे इस पर्टिकुलर सीरीज के और वीडियोस आते जाओगे तो आप देखोगे कि ये टर्म्स कितनी बार आपके रिपीट हुए हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रही होगी और ये भी पता लग रहा होगा कि भाई एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है लैंग्वेज एंड पेडागोजी के सेक्शन से। 2021 का ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। द सेट ऑफ इन्फ्लेक्टेड फॉर्म्स टेकन बाय अ सिंगल वर्ड इज। आपका जो सेट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, जो एक शब्द ले लेता है, उसको क्या कहते हैं? ये है आपका आंसर लेक्सीम। अब बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज एंड पेडागोजी अक्सर नहीं पढ़ते हैं एंड उनको इसके बारे में पता नहीं होता है, तो जिनको ये लग रहा है कि भाई इन्फ्लेक्शन क्या है और ये लेक्सीम क्या है, तो मैं उनको बड़ा क्विकली समझा देती हूँ कि इन्फ्लेक्शन एक ऐसी टेक्निक होती है या फिर एक ऐसा मॉडिफिकेशन होता है एक शब्द का, जिसकी वजह से आप जान पाते हो कि उस शब्द का टेंस क्या है, उस शब्द का इस समय स्टेटस क्या है, वो प्लूरल है, वो नाउन है, वो वर्ब है। बेसिकली आप किसी भी एक शब्द का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल स्टेटस उसके इन्फ्लेक्शन से पहचान सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर लिखा हुआ है वॉक, वॉक्ड, वॉकिंग, तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि भैया ये पास्ट टेंस में है, वॉकिंग भैया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, वो अभी चल रहा है। विल वॉक अगर लिखा होता तो हम लोग समझ जाते कि आगे जाने वाले वो वॉक करने वाला है। तो आपके शब्दों में ही कुछ ऐसी चीजों का एडिशन ऑफ प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड और भी बहुत सारी चीजें इसमें ऐड हो जाती है, जिससे आप लोग को ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पता लगता है आपके शब्द का, उसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेक्शन। एंड अगर कोई भी एक शब्द डिफरेंट फॉर्म्स लेता रहता है, जैसे वॉक, वॉक्ड, वॉकिंग, वॉकर, रैन, रन्स, रनिंग, रनर, तो आपका बेस वर्ड आपको दिखाई दे रहा है कि वॉक है, बेस वर्ड आपको दिखाई दे रहा है रन है, बेस वर्ड आपको दिखाई दे रहा है सिंग है। ये जो बेस वर्ड होता है उसको हम लोग लेक्सीम बोलते हैं। एंड डिफरेंट ये जो इन्फ्लेक्शनल प्रोसेसेस के थ्रू, मॉडिफिकेशंस के थ्रू गुजरता है, उसको हम लोग इन्फ्लेक्शन कहते हैं, जो आपके लैंग्वेज एंड पेडागोजी में काफी बार पूछा जाता है। तो मुझे एक बार कमेंट करके बताना आपको ये समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट जो चीज है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस लगाने हैं, मजा आती है, बोथ मिसलेनियस एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस, आप चाहते हो कि भैया एग्जाम से पहले मुझे ये सारे 5000 क्वेश्चंस मिल जाए जिनको हम लोग इत्मीनान से लगा लें, तो पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज आपके लिए तैयार है। अगर आपने अभी भी इसको अवेल नहीं किया है तो ट्रस्ट में यू आर मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक, क्योंकि यहाँ पे आपको फीचर मिल जाएगा कि आप किसी भी सेक्शन के सिग्रीगेटेड क्वेश्चंस लगा सकते हो, शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस लगा सकते हो। ये एक पावर है एक स्टूडेंट के हाथ में जो उसको मदद करेगा अपनी ही तैयारी को जज करने में। सो डू गो एंड चेक देम आउट, आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हम लोग से पूछा गया है वो अगेन लिटरेरी थ्योरी से पूछा गया है, वो है आपकी फॉर्मलिज्म लिटरेरी क्रिटिसिज्म से। 2020 का ये क्वेश्चन है, विच टू टर्म्स अमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म। मैं जब भी बच्चों को लिटरेरी थ्योरी पढ़ाती हूँ तो मैं हर थ्योरी से रिलेटेड जितने भी आए हुए टर्म्स हैं उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बच्चों को देती हूँ, ताकि उनको इधर उधर भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े कि अरे यार इस थ्योरी के कौन से टर्म हो गए, इस राइटर के कौन से टर्म्स हो गए। एक प्रॉपर लिस्ट मैंने बच्चों को अपने कोर्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। फॉर्मलिज्म जो आपकी एक बहुत ही अच्छी लिटरेरी थ्योरी है, जो कहने की कोशिश करती है कि देखो भैया, हमें एक ऑथर के सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल या फिर बायोग्राफिकल बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। वी आर स्ट्रिक्टली गोइंग टू अडेयर टू द फॉर्म, कंटेंट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट। आपके टेक्स्ट का स्ट्रक्चर क्या है, टेक्सचर क्या है, एंड स्पेशली आपके फॉर्मलिस्ट लिटरेरी क्रिटिक इंटरेस्टेड थे भैया, ये लोग ऑब्सेस्ड थे कि लिटरेरी डिवाइसेस ही हमें पढ़ने हैं। एंड इन्होंने ये भी एक डिक्टम फेमस कर रखा है कि लिटरेरी डिवाइसेस आर द हीरो ऑफ अ पर्टिकुलर वर्क। तो फॉर्मलिज्म के अंदर जो दो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखाई देंगे, डीफेमिलराइजेशन एंड फोरग्राउंडिंग। डीफेमिलराइजेशन टर्म है हमारे फेमस विक्टर श्लोवास्की का, जो इन्होंने आर्ट एज अ डिवाइस या फिर आर्ट एज अ टेक्निक नाम के वर्क के अंदर 1917 में कॉइन कर रखा है। इस पर्टिकुलर टर्म से ये कहना चाहते हैं कि रोजमर्रा के जीवन की जो कॉमन भाषा होती है वो आपको किसी भी न्यूज़पेपर या प्रोज में देखने को मिल जाएगी, लेकिन आप पोएट्री को उठा के देखेंगे तो आपको उसमें जिस टाइप की लैंग्वेज का इस्तेमाल होते हुए दिखाई देगा, तो आपको उसको पढ़ के बिल्कुल लगेगा कि यार ये तो कुछ अलग ही मैंने पढ़ लिया। भाई आपके एग्जाम में या फिर आप लोग न्यूज़पेपर में जो पढ़ते हो वो प्रोज की भाषा होती है, मतलब उसमें आपको कुछ अलग देखने को नहीं मिलेगा। आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपको खबरें तो नई नई पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही कॉमन होती है, उसमें कुछ ऐसा बहुत ही हट के आपको नहीं दिखाई देगा।
लेकिन वहीं आप कोई गाना उठा लीजिए, वहीं आप कोई पोइट्री उठा लीजिए, तो उसका जो फॉर्मेट होता है भैया वो इतना अच्छे तरीके से लिखा होता है कि सपोज करो मैं आपको बोलती हूँ कि भैया आपकी ज़िंदगी जो है कल पता नहीं आपके साथ क्या हुआ, आपको नहीं पता, लेकिन अगर यही बात आपके किसी गाने में लिख कर आ जाती है कि भैया आपके क्या पता कल हो ना हो, तो वो लाइंस आपको बड़ी अच्छी लगती हैं। तो यही फ़र्क होता है आपकी एक पोएटिक लैंग्वेज में और एक प्रोज लैंग्वेज में। जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, नॉर्मल शब्दों को अनफेमिलियर किया जाता है। फोरग्राउंडिंग इसी टेक्निक को किया जाता है कि जब आपका कोई ऑथर अपने वर्क के किसी सेक्शन या किसी एलिमेंट पर आपका ध्यान घसीटना चाहता है, तो उसमें बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस डाल देगा, आपकी लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा एम्बलिश करके दिखाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो लैंग्वेज होती है वो बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, जिसकी वजह से ऑथर्स के वर्क आप लोग पढ़ना पसंद करते हो, अरिजीत सिंह के गाने आप सुनना पसंद करते हो, क्योंकि शब्दों का इस तरीके का चयन वो लोग करते हैं कि वो उसको सुन के बहुत ही प्लीजिंग लगता है। एंड दिस टेक्निक इज नोन एज डीफेमिलियराइजेशन। ठीक है, अगला टर्म हम लोग से पूछा गया है फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी से, 2023 का बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, जहां पर हम लोग से पूछा जा रहा है द टर्म गाइनोक्रिटिसिज्म रेफर्स टू। फेमिनिज्म थ्योरी के अंदर कई सारे टर्म्स आते हैं। गाइनोक्रिटिसिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, जेंडर ट्रबल टाइप का एक कॉन्सेप्ट आपका आता है जूडिथ बटलर का, देन आपका इको फेमिनिज्म एक कॉन्सेप्ट आता है, रैडिकल फेमिनिज्म, मटीरियल फेमिनिज्म, ये सारे कई सारे टर्म्स हैं जो आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। यहाँ पे ये जो टर्म है गाइनोक्रिटिसिज्म, सबसे पहले तो मैं बता दूं इलैंशो वाल्टर का आपका ये वर्क है टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स, इनका जो सेमाइनल वर्क है उसके अंदर इन्होंने इसको कॉइन किया है। सीधी साफ बात ये कहने की कोशिश करती हैं कि जो आपके ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर या ट्रेडिशनल लिटरेचर के अंदर औरतों के बनाए हुए लिटरेचर को एंड खुद औरतों को एज राइटर्स, फीमेल राइटर्स को जिस तरीके से मार्जिनलाइज्ड एंड इग्नोर किया गया है, उस पर्टिकुलर चीज को ये रिक्लेम करना चाहती हैं। आपकी जो वुमेन एज राइटर्स हैं उनको आइडेंटिटी देना चाहती हैं एंड उनके वर्क्स को दुनिया के सामने लाकर जेंडर इनइक्वालिटी को दिखाना चाहती हैं एंड वुमेन को वॉइस देना चाहती हैं। तो इसीलिए आपका प्रोडक्शन एंड एनालिसिस ऑफ राइटिंग्स बाय वुमेन एंड ऑन वुमेन एंड फॉर वुमेन को हम लोग कहते हैं गाइनोक्रिटिसिज्म। इस बात को याद रखिएगा कि आपकी इलैंशो वाल्टर के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसमें से एक वर्क है अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन। ये इतना इंपॉर्टेंट वर्क है कि एटलीस्ट 5 टाइम्स आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। आगे आने वाली वीडियोस में आपको जरूर से दिखाऊंगी, तो अभी तक अगर नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का अगेन लिटरेरी थ्योरी से, वो है आपके पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से या पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से, जो कि है फ्रॉम whom does गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक borrow the term subaltern। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग ने मास्टर्स में भी पढ़ के रखा है कि गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट कॉलोनियल राइटर है, उन्होंने सबअल्टर्न नाम का जो टर्म है वो किससे ले रखा है, वो लेके रखा है हमारे एंटोनियो ग्राम्स्की, जो एक मार्क्सिस्ट क्रिटिक रहे हैं, जो कि बताते हैं सबअल्टर्न एज अ टर्म उन लोगों के लिए जिनको हमारी सोसाइटी ने मार्जिनलाइज किया है, जिनको सप्रेस किया है, पॉलिटिकली इनको कोई वॉइस नहीं मिल रखी है, इकोनॉमिकली इनकी बहुत बुरी हालत है एंड सोशली इनको स्ट्रक्चरली कहीं पे भी हायरार्की में इज्जत नहीं मिल रखी है, वॉइस नहीं मिल रखी है, और इसी वजह से इनके ऊपर जो लोग हैं इनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक अपने सेमाइनल एसे कैन द सबअल्टर्न स्पीक के अंदर इसी पर्टिकुलर टॉपिक का इस्तेमाल करती है। मैंने पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर आने वाले सारे राइटर्स को एक्सप्लेन कर रखा है। आप मेरे कोर्स में जाके 90 से ज़्यादा आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, 90 लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसमें मैंने एक एक क्वेश्चन, एक एक थ्योरी, एक एक राइटर को इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आप चाहें तो इस कोर्स को ज़रूर सर जाके चेकआउट करें। फ्री डेमो भी देख के रखा है, पहले अपने आप को सेटिस्फाई करिए, फिर विश्वास करिए, किसी भी बात की आपके ऊपर फोर्स नहीं है। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है ब्रिटिश लिटरेचर से, एंड ये क्वेश्चन और ये राइटर मैं आपको बता दूं मोस्ट रिपीटेड आपका टॉपिक एंड राइटर है
टीएस इलियट से क्वेश्चन ना आए पॉसिबल नहीं है, सैमुअल बेकेट से क्वेश्चन ना आए पॉसिबल नहीं है, हेरोल्ड पिंटर, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ये ऐसे क्वेश्चन है जो ना आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। रिपीटेडली ओवर द ईयर्स, ओवर द शिफ्ट्स हेरोल्ड पिंटर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हेरोल्ड पिंटर जो फेमस हैं अपने थिएटर ऑफ एब्सर्ड एंड कॉमेडी ऑफ मिनेस के राइटिंग स्टाइल में वर्क्स को लिखने के लिए उनसे जरूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भाई हेरोल्ड पिंटर के प्लेस आपको इसमें से छांटने हैं और बताने हैं। आपका आंसर है ACND, विच इज फैमिली वॉइसेस, द रूम एंड द मैन्स लैंड। ये तीनों ही इनके वर्क है। अ मून फॉर द मिस बिगॉटन आपके यूजीन ओनील का वर्क है, एंड क्रैप्स लास्ट टेप आपके सैमुअल बेकेट का वर्क है। आप चाहो तो इस पर्टिकुलर लिस्ट को अच्छे से स्क्रीनशॉट मार लो, जहां पर मैंने आपके हेरोल्ड पिंटर के वर्क्स की लिस्ट यहाँ पर दे रखी है, जो आपको जरूर से पढ़नी चाहिए, बिकॉज आपके हेरोल्ड पिंटर से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन आया है हम लोग के इंडियन लिटरेचर से, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर RK नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव, अनीता देसाई, ये सब आपके बड़े इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। मैंने ऑलरेडी इन सब पे एक लिस्ट वाली वीडियो बनाई है, एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इन राइटर्स को छोड़ के मत जाना। मुल्कराज आनंद के यहाँ पे वर्क्स दे रखे हैं, एंड पूछा है कि आप बताइए कि कौन सा जो वर्क है वो मुल्कराज आनंद की ट्रायलॉजी है। तो आपके इंडियन लिटरेचर से ट्रायलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने ट्रायलॉजी वर्क, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स लिख रखे हैं, तो वो आपको इसमें से फाइंड आउट करने हैं। आपका आंसर है A, C एंड D। ये तीनों ही जो वर्क है इनकी ट्रायलॉजी है, जिसके अंदर लाल सिंह की कहानी ये बताते हैं। तीनों में ही उनकी लाल सिंह की ओवर द ईयर्स जो कहानी है उसको यहाँ पर दिखाया हुआ है। देन मुल्कराज आनंद के और भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स है, जैसे अनटचेबल, जो आपको ज़रूर से करके जाना ही जाना है, एंड और भी 2-3 वर्क्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी है। इनकी शॉर्ट स्टोरीज भी हैं, देन इनकी नॉन फिक्शनल वर्क्स भी हैं, एसेज भी हैं। आप कहोगे तो मैं इस पर ज़रूर एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है, ये है लिटरेरी मूवमेंट से। आप लोग अभी तक जितने भी क्वेश्चंस को देखते हुए 11 क्वेश्चंस देखते हुए आए हो, आई एम प्रिटी श्योर कि आपको बहुत यहाँ पे वैरायटी देखने को मिल रही होगी, मोनोटोनस नहीं फील हो रहा होगा, मजा आ रहा होगा। तो भाई लाइक कर देना, एंड मुझे जरूर से अपना फीडबैक देख कर जाना, एंड मुझे ये भी बताना कि भाई आपको अच्छा लग रहा है इन टाइप के क्वेश्चंस को देख के या नहीं, क्योंकि मैंने ओवर द इंटरनेट देखा कि टीचर्स बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रहे हैं, MCQs करा रहे हैं, बच्चों को डिसोल्यूशन की दुनिया में रख रहे हैं कि यार यही क्वेश्चंस आते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। इस चैनल पे आपको हमेशा ऑथेंटिक एंड बिल्कुल सच्ची इन्फॉर्मेशन लगेगी, भले कड़वी लगे, अच्छी जिसको ना लगे वो वीडियो छोड़ के जा सकता है, लेकिन यही टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई नो फॉर अ फैक्ट एंड आई फील वेरी हैप्पी कि मेरे चैनल पे जितने भी बच्चे हैं वो इस बात को समझते हैं, एंड इसी बात को अपनी प्रिपरेशन में उतारते भी हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं भैया, एंड इसी टाइप से तैयारी करनी होगी। बेकार में बच्चों को मीठे मीठे छोटे छोटे क्वेश्चंस दिखा के मैं उनकी जिंदगी के साथ खेलना पसंद नहीं करूंगी। ठीक है, which of the following qualities of heroic treatment was not needed in the place of university wits? University wits literary movement के बड़े important आपका एक ग्रुप बन जाता है, जिसको हम लोग स्कॉटिश चौसेरियंस के बाद पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स आपके 16th सेंचुरी का एक ग्रुप था, बड़े ही पढ़े लिखे ये बच्चे थे, बड़े ये अमीर थे। अमीर यूनिवर्सिटीज़ में जैसी ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज नाम की यूनिवर्सिटीज़ में ये लोग पढ़ कर आए थे। तो आपने देखा होगा कि जो लोग अमीर होते हैं वो बड़े भारी शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी होती है, दे यूज वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स एंड दे थ्रो एंड दे बम्बार्ड सम वर्ड्स ऑन यू टू शो कि उनकी पढ़ाई बड़े अच्छे कॉलेजेस से होके रखी है। तो यूनिवर्सिटी विट्स भी वही काम करते हैं कि आपके जो प्लेस लिखा करते थे उनको ऐसी राइटिंग स्टाइल में लिखा करते थे जो बहुत ही ज़्यादा स्प्लेंडेड होती थी, इलैबोरेट होती थी, जिनकी स्पीचेस लंबी लंबी होती थी, तीखे तीखे शब्दों का ये लोग इस्तेमाल करते थे, एंड ये इनका राइटिंग स्टाइल था। भाई कैसे दिखाएं कि हम लोग इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख कर आए हैं। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इसमें से ऐसा एक एलिमेंट नहीं है यूनिवर्सिटी विट्स के प्लेस का। स्प्लेंडेड डिस्क्रिप्शंस, बड़े बड़े डिस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, लॉन्ग स्वेलिंग स्पीचेस, जो भी कैरेक्टर्स ये लोग एम्प्लॉय किया करते थे उसकी बड़ी बड़ी स्पीचेस दिखाते थे। देन वायलेंट इंसिडेंसेस एंड इमोशंस को दिखाते थे, जो आपके कैथार्सिस को एम्प्लॉय करता था एंड आपके ऑडियंसेस को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था।
कौन सी एक चीज नहीं देखने को मिलेगी आपको, वो है लाइव्स ऑफ कॉमन फिगर्स। आपके यूनिवर्सिटी विच राजाओं के ऊपर कहानियां लिखा करते थे, क्योंकि उस टाइम पे भैया इनको पेट्रोनेज मिला करती थी। भाई किसी भिखारी या गरीब की कहानी थोड़ी ना, आपको कॉमन मैन की कहानी थोड़ी ना दिखाएंगे। आपकी कॉमन मैन की कहानी आपको देखने को मिलती है विक्टोरियन एज के अंदर। रियलिज्म आता है जब आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट दिखाया जाता है। चार्ल्स डिकेंस वगैरह, थॉमस हार्डी वगैरह कॉमन लाइफ, जॉर्ज इलियट वगैरह कॉमन इंसान की ज़िंदगी को दिखाया करते थे। पहले के आपके राजाओं के टाइम पे ये ऐसे ही टाइप के वर्क्स को लिखा करते थे। जब आपकी ग्रैंड हीरोइक वर्क्स ऑफ नाइट्स एंड योर लाइफ्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस, उनके ऊपर वर्क लिखा करते थे। तो कॉमन जिंदगियों पे ये लोग वर्क्स लिखना पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा है, Who among the following was not a member of Beat Generation? Again लिटरेरी मूवमेंट से ये क्वेश्चन आया है। बीट जनरेशन में आपको बता दूं, ऐसा एक आपका जनरेशन है जिससे आज तक टोटल सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे ले आई हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए एंड आप उस हिसाब से उसको प्रिपेयर करो। बीट जनरेशन आपके 1940s एंड 1950s के टाइम की एक जनरेशन है जो स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग आपके रिजेक्ट करते हैं कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल स्टाइल्स को, एंड ये लोग काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते थे आपके ड्रग्स एंड सेक्सुअलिटी के साथ, इसीलिए इनको बहुत ही अनकन्वेंशनल ग्रुप माना जाता था। मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिस्ट आपको दे दी है जो मेजर राइटर्स है। देखो हर पर्टिकुलर मूवमेंट के अंदर आपको बहुत सारे राइटर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन बीट जनरेशन से देखो पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इनमें से बीट जनरेशन का पार्ट नहीं है, तो वो ये बंदी हैं। देन आपकी दूसरा क्वेश्चन भी जो 2023 में पूछा गया है वो है ये थर्ड वाला ऑप्शन जो आपके बीट जनरेशन का पार्ट नहीं है। तो जितने ऑप्शंस बच जाते हैं उसका स्क्रीनशॉट लो, उसको अपने नोट्स में मेंटेन करो कि बीट जनरेशन ये इनकी क्वालिटीज थी और इन राइटर्स को आपको रट लेना है, ठीक है। देन 14th क्वेश्चन जो हम लोग को देखने को मिलता है वो हम लोग को मिलता है रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी से, जो आपके पेपर 1 में भी आता है एंड आपके पेपर 2 में भी आता है। क्वेश्चन आपसे पूछता है विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेरी रिसर्च। भाई लिटरेचर में आप सब लोग नेट पास कर लोगे, पीएचडी करोगे, रिसर्च लिखोगे, अपनी थीसिस बनाओगे, तो आप लोग लिटरेचर के अंदर रिसर्च करोगे ना, किसी भी पर्टिकुलर वर्क के बारे में डीप में जानोगे, आपकी इनलाइटनमेंट होगी, आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स एंड किसी भी पर्टिकुलर राइटर के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। मतलब आपका दिमाग बिल्कुल इल्यूमिनेट हो जाएगा, आपको उस काम के बारे में, उस राइटर के बारे में, उसके जीवन के बारे में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो आपको पहले नहीं पता थी। तो लिटरेरी रिसर्च करते करते कौन सी चीज़ आप सामना करते हैं किन चीज़ों का, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इट इज़ डिवोटेड टू द एनलाइटनमेंट ऑफ द क्रिटिसिज्म, बिल्कुल सही है। इट सीक्स टू इल्यूमिनेट द वर्क ऑफ आर्ट एज इट रियली इज। इट हैज़ नो कनेक्शन विद द प्रॉफर्ड इन्फॉर्मेशन। ये पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाता है कि भाई आपकी जो इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी हुई है किसी लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, क्या उसका कोई कनेक्शन नहीं है? बिल्कुल है क्रिटिसिज्म का उसकी प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन से, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। पॉइंट नंबर डी, इट ट्राइज टू सी द राइटर एज ही शी रियली इज। सही बात है कि आप एक राइटर के ऑटोबायोग्राफिकल डिटेल्स, उसकी सोशोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल डिटेल्स को जानने की कोशिश करते हो, वो राइटर एक्चुअल में कैसा था अपनी रिसर्च के दौरान आप लोग जानने की कोशिश करते हो, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही बैठ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आया है आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से, एंड मैं आपको बता दूं ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 में। आप सभी बच्चे इस बात से अग्री करेंगे कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग अगर आपने नहीं पढ़ा तो कर दी आपने बहुत बड़ी गलती। पेपर 1 में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पेपर 2 में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मुझे कोई भी ऐसा पेपर उठा के दिखा देना जिसमें से इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन ना आया हो, तो मैं भाई आपको मान जाऊंगी। तो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा पॉइंट है जिससे आपका इंडक्टिव मेथड अलग है आपके डिडक्टिव मेथड से। तो अलग है वो आपके इन द मेथड ऑफ एप्लीकेशन। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि डिडक्टिव मेथड किस तरीके से अलग है आपके इंडक्टिव मेथड से, तो आप जनरल ट्रुथ वाले पॉइंट को क्लियर करते, ठीक है। जिनको क्लैरिटी नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप रिसर्च करते हो तो बहुत सारे तरीकों से रिसर्च करते हो। एक तरीका होता है
इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव मेथड, जहां पे आप स्पेसिफिक पॉइंट से जनरल की तरफ जाते हो, एंड डिडक्टिव रीजनिंग में आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हो। इस पॉइंट को तो सबसे पहले रट लेना, आपको टैटू बना लेना है इसका बिल्कुल गजनी की तरह से, क्योंकि ये पॉइंट आप भूल नहीं सकते हो। इंडक्टिव को आप लोग बोलेंगे कि ऐसी टेक्निक होती है जहां पे आप स्पेसिफिक इंस्टेंसेस को देखते हो, एंड काफ़ी सारे स्पेसिफिक इंस्टेंसेस को देखने के बाद आप जनरलाइज करते हो कि हाँ यार, इसकी एप्लीकेशन तो सबकी एक जैसी बैठ रही है, तभी मैं एक जनरल स्टेटमेंट पास करती हूँ। मैं इंडिया में हूँ, मैं देखती हूँ कि यार यहाँ से तो सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट से आपका जो सन है वो राइज करता है। मैं कल को अमेरिका चली जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि भाई अमेरिका में भी आपका जो सूरज है वो ईस्ट से ही उग रहा है। फिर मैं एक वेकेशन मनाने दुबई जाती हूँ, वहाँ पे भी मैं देखती हूँ कि भाई सूरज जो है वो यहाँ पे भी ईस्ट से आपका उग रहा है। दैट मीन्स मैंने स्पेसिफिकली छोटे छोटे एलिमेंट्स को देखा, ऑब्जर्व किया, एंड देन मैंने अप्लाई किया अपनी थ्योरी को कि भाई जनरली इसका मतलब हर जगह से ही आपका सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट। इसको मैं कहती हूँ इंडक्टिव रीजनिंग। इसी के ही उल्टा आता है डिडक्टिव रीजनिंग, जहां पे आपको पहले ही एक जनरल ट्रुथ पता होता है, आप पहले ही एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं बनाते हो, आप उसके बेसिस पे एक छोटा सा स्टेटमेंट पास करोगे। जैसे कि आपको बोला जाता है कि ऑल मेन आर मॉर्टल, भाई सभी इंसान नश्वर होते हैं, खत्म हो जाते हैं, ये बात सबको पता है। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सोक्रेटिस भी मॉर्टल है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, सोक्रेटिस कोई भगवान थोड़ी ना है, सोक्रेटिस एक इंसान है। एंड क्योंकि ऑल मेन आर मॉर्टल, तो डिडक्टिव रीजनिंग के तहत ये एक जनरल सच है, तो एक स्पेसिफिक चीज भी बोल सकते हो कि सोक्रेटिस भी मॉर्टल है, तुम भी मॉर्टल हो, हम भी मॉर्टल है, मतलब कि आप एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट पास कर सकते हो। तो ये है आपका इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। समझ में आया तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, नहीं समझ में आया तो मुझे तब भी बताना, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16, आई होप आप सब लोग यहाँ तक पहुंचे हैं एंड आपको मजा आ रहा है जो भी आपको फील हो रहा है। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने अभी तक किए, क्लियर होते जा रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग के कमेंट्स पढ़ के मेरा दिन बन जाता है। आई लव टू रिसीव फीडबैक फ्रॉम यू, ठीक है। देन आपका ये टर्म है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, जहाँ पे आपको कंपेयर करना है। ये क्वेश्चन है आपका लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस में से, जहाँ पे आपको इतने सारे टर्म्स एंड डिवाइसेस पढ़ने होते हैं। देखो, पहला टर्म है आपका एम्बिवेलेंस, दूसरा है मैजिक रियलिज्म, तीसरा है एब्रोगेशन, एंड चौथा है आपका मिससिजनेशन। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि चार में से आपको एक नहीं आता हो। मैं ऐसा अज्यूम करूंगी कि आप लोग को मिससिजनेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, बाकी के तीन आप लोग चुटकियों में बना ले जाओगे। एम्बिवेलेंस एक ऐसा टर्म है जो आपके पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर भी रिपीट होता है, एंड मैं वो क्वेश्चन लेकर आ गई। मैं बहुत ध्यान से, बहुत ही अच्छे तरीके से, इंटर रिलेटेड वे में मैं आपको कॉन्सेप्ट्स दिमाग में डालना चाहती हूँ, इसीलिए मैं बहुत मेहनत करके क्वेश्चंस लेके आती हूँ। ऐसे ही रैंडम, ऐसे ही कोई टेस्ट नहीं मैं आके लेने लगती हूँ कि आओ बच्चों चलो अब आप टेस्ट करते हैं, मेरे मन में जो आ रहा है वो मैं यहाँ पे बोल दूँ, चाहे तुम्हारा फायदा हो चाहे नहीं हो। तो ये जो क्वेश्चन है आपने अभी तक फील किया होगा, बहुत ही ध्यान से मैं लेके आई हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एम्बिवेलेंस जो टर्म है, सबसे पहले तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर आने वाले होमी के भाभा का एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, जो आपको बताता है कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। भाई मैं नेट की तैयारी करूँ या नहीं, नेट की तैयारी करते करते आपको लगता है यार अभी पढ़ूँ या फिर थोड़ी सी रील्स देख लूँ, अभी मैं रील्स देख लूँ या फिर दोस्तों के साथ थोड़ा सा मिलकर आ जाऊँ। जब आप किसी चीज़ को अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाते हो, आपको अट्रैक्शन भी होता है टुवर्ड्स वन थिंग, रिपल्शन भी होता है टुवर्ड्स वन थिंग, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं एम्बिवेलेंस, जो एक कंफ्यूजन या कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेट होती है। दूसरा है मैजिक रियलिज्म, ये आपका एक जॉनरा होता है लिटरेचर के अंदर। काफ़ी सारे राइटर्स बड़े फेमस है, इस पर्टिकुलर टेक्निक को अप्लाई करते हुए दिखाते हैं, जैसे सलमान रश्दी इन मिडनाइट चिल्ड्रन, जहाँ पे आपकी फैंटेसी और रियलिटी के बीच की जो लाइन है वो ब्लर हो जाती है। ऐसे मैजिकल एंड इमेजिनरी एलिमेंट्स आपको रोजमर्रा के जीवन में एज रियलिटी दिखाई देगी कि आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है कि आपके घर में पड़ी हुई बगल में जो गुड़िया है, जो आज तक आपसे बात नहीं करती थी, वो अचानक आज आपसे बात करने लगती है, एंड आपको ये बात अजीब ना लग के कॉमन लगती है। सो दिस इज नोन एज मैजिक रियलिज्म, जहाँ पर रियलिटी के अंदर आपके मैजिकल एलिमेंट्स आपके जीवन में एक कॉमन चीज बन जाते हैं, ठीक है। एब्रोगेशन एक ऐसा टर्म है जो कि पोस्ट कॉलोनियल टर्म है, जो कहता है रिजेक्शन ऑफ नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ
करेक्ट और स्टैंडर्ड इंग्लिश। भाई जो अंग्रेज हमारे देश में आए थे वो हम लोग को कहते थे कि भाई तुम लोग के जो बात करने का तरीका है वो गलत है, तुम लोग के मैनरिज्म्स गलत है, तुम लोग का खाना पीना गलत है, किस टाइप के तुम लोग कपड़े पहनते हो। एक नॉर्मेटिव सेट कर देते हैं कि भैया इंग्लिश देखो कितनी ज़्यादा प्रॉपर है, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। इंग्लिश को एसोसिएट किया उन्होंने एजुकेटेड इलाइट कल्चर से। एंड हम लोग को आज तक लगता है कि भाई बस इंग्लिश आ जाए, थोड़ी सी अंग्रेजी बोलने आ जाए तो हम लोग का दुनिया में बड़ा नाम हो जाएगा। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एब्रोगेशन कहते हैं, जिसको पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर बोल सकते हैं कि रेजिस्ट करने की कोशिश की जाती है बाय द पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज और द राइटर्स। देन आपका चौथा जो कॉन्सेप्ट है वो बात करता है आपके मैरिज बाय द पर्सन्स ऑफ डिफरेंट रेस। जब दो अलग अलग रेस के लोग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं तो वो ये कॉन्सेप्ट आता है। जरूरी नहीं है कि आपको ये पता हो, आपने अगर 3 सही बैठा लिए तो चौथा आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर वैलिड फॉर द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी थ्योरी। मैंने जो आपको बताया ना उसका ही रिलेटेड क्वेश्चन। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से पिछले 2023 के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डू नॉट लीव पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। मैंने ऑलरेडी लिटरेरी 5 टॉप लिटरेरी थ्योरीज मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी हैं, तो आपने आई होप वीडियो देखा होगा। नहीं देखा होगा तो जरूर से देख लेना, आपका नुकसान नहीं होगा, आपको पता चलेगा कि लिटरेरी थ्योरी का किस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पढ़ना है आखिरी टाइम पे अगर आपने नहीं पढ़ा है। एब्रोगेशन, रेजिस्टेंस एंड असर्शन फॉर्म द बेसिस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थॉट। जितने भी पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं वो लोग रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं ये जो आइडियोलॉजी थी आपके यूरोपियंस की, कि भाई उनका जो तरीका है, उनकी जो इंग्लिश है, उनका जो मैनरिज्म्स है वही बेस्ट है। इस चीज को थोपने की वो लोग कोशिश करते थे हम लोग के ऊपर एज यूरोसेंट्रिसिज्म, कि देयर टेक्निक एंड देयर एवरीथिंग इज द बेस्ट एंड दैट शुड बी फॉलोड एज अ नॉर्म। इस चीज को हम लोग के पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में क्या करते हैं, रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये पॉइंट सही है। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी डिफेंड करता है बाइनरीज को, तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत बैठ जाता है। अगर लिखा होता अटैक करता है तो आपका सही बैठ जाता। वीप नॉट चाइल्ड इज द फर्स्ट इंग्लिश नॉवल बाय न्गुई वा थियोगो, जो ये बिल्कुल सही है। देन होमी के बाबा, एडवर्ड साइड, गायत्री स्पीवक, ये आपकी इंपॉर्टेंट राइटर्स है पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर, जो बिल्कुल भी आपका सही कॉन्सेप्ट है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना। पढ़ना चाहो मेरे कोर्स से तो जरूर से जाके चेकआउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके ब्रिटिश लिटरेचर से, जहां पर आपको कुछ लाइंस दे रखी हैं एंड कहा है कि बताओ भाई ये लाइंस कौन से वर्क से आती हैं। तो अगर आप इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को ध्यान से देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा हिंट लगेगा कि यार ये तो सारे वर्क्स हमारे जॉन ड्राइडन के हैं। तो आपका जो आंसर है, ये लाइंस पूछी गई हैं इनकी फेमस पोएम एब्सोलम एंड एचिटोफिल से, जिनसे और भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। इनका और भी इंपॉर्टेंट वर्क्स है मैक फ्लेक्नो, जो कि भैया बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है। थॉमस शैडवेल नाम के बंदे को बड़ा ही इन्होंने सैटराइज करके रखा, बिल्कुल उस बंदे की फजीहत निकाल दी आपके जॉन ड्राइडन ने इस पोएम के अंदर। इस पोएम को छोड़ के मत जाना, ये आपका इंपॉर्टेंट टिप रहेगा। अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियास एंड अलेक्जेंडर फीस्ट, थोड़े से आपके म्यूजिकल ओड टाइप के वर्क है, इसको भी आप लोग जरूर से पढ़ सकते हो। बात करेंगे हम लोग एब्सोलम एंड एचिटोफिल, जो इनकी इंपॉर्टेंट पोएम है। एक पॉलिटिकल एलिगरी है जिसके अंदर बिब्लिकल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करके उस टाइम की करंट इंग्लैंड में चल रही जो टेंशन्स थी किंग चार्ल्स सेकंड के रेन के टाइम पे, उसको इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। इससे ही सेम मिलता जुलता क्वेश्चन 2023 में ही पूछा गया है आपसे सेम शिफ्ट में। हु डज एचिटोफिल represent in John Dryden's allegorical poem Absalom and Achitophel। आपको यहाँ पे दो नाम दिखाई दे रहे हैं, आप सब लोग ने पोएम पढ़ी होगी, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो एचिटोफिल बंदा है वो कौन है, किसको यहाँ पे डिनोट किया गया है। तो वो है आपका फर्स्ट अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी। जो आपका एचिटोफिल है उसको यहाँ पे एज दिखाया गया है ओपोनेंट ऑफ किंग चार्ल्स सेकंड, जो भाई उनको एक्सक्लूड करना चाहता है मोनार्की से। एब्सोलम है आपका फर्स्ट ड्यूक ऑफ मनमथ, जो कि चार्ल्स सेकंड का एक नाजायज बच्चे के रूप में दिखाया जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम है, आपको जरूर से समरी वाइज टेक्स्ट वाइज करने की जरूरत नहीं है, हालांकि क्वेश्चन तो टेक्स्ट वाइज पूछा गया है, तो क्वेश्चन के बेसिस पे आप लाइंस कंज्यूम करिए। अगर आपने समरी भी पढ़ रखी होती है ना पोएट्रीज की, तो भी आप लोग इन क्वेश्चंस को करा लोगे, क्योंकि इट पॉसिबल नहीं है एज अ ब्रिटिश एज अ लिटरेचर स्टूडेंट कि आप सारी पोएट्री के टेक्स्ट लर्न कर लो।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आखिरी क्वेश्चन है ये हम लोग का। Who among the following is the author of the novel titled Typee, A Peep at Polynesian Life? ये होगा A Peep at Polynesian Life, अमेरिकन लिटरेचर का क्वेश्चन है। ये है आपके हरमन मेलविले का वर्क। यहाँ पे जितने राइटर्स लिखे हैं ना बेटा, ये आपके अमेरिकन लिटरेचर के इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, तो इनको छोड़ के मत जाना। वर्ल्ट विटमैन, हरमन मेलविले, मार्क ट्वेन, टेनिस विलियम्स, इन चारों से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड हरमन मेलविले के जो बाकी वर्क्स हैं लाइक मोबी डिक वगैरह, एंड ये जो आपका टाइपी जो वर्क है, ये इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो इनकी पॉलिनेशियन लाइफ के बारे में बताते हैं। इनको जरूर से देख लेना। क्वेश्चंस लगाने में इंटरेस्टेड हो, आपके एग्जाम के आखिरी दिनों में बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस जरूर से भाई आप इनको अवेल करो। इसके बारे में आप पूछना चाहते हो तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे हम लोग को एक मैसेज करिए ना, आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। मेरे बाकी कोर्सेज को जरूर से ट्राई करो। मैं जिस तरीके से यहाँ पे पढ़ाती हूँ, मैंने कोर्स में भी डिटेल्ड वे में एक एक क्वेश्चन को समझा के रखा है। आपको डिसअपॉइंटेड फील नहीं होगा, उल्टा यू विल बी थैंकफुल कि थैंक गॉड मैंने इन कोर्सेज को कंज्यूम किया, बिकॉज मेरा जो तरीका है वो आप लोग को बहुत पसंद आएगा एंड आपका कोर्स ऐसे चुटकियों में कवर हो जाएगा। ठीक है, मेरे यूट्यूब से आपको जुड़े रहना है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है भैया भर भर के फ्री में इंफॉर्मेशन। मैंने कई सारी प्लेलिस्ट बना के रखी है, प्लीज बेटा थोड़े एफर्ट्स लगा के उनको जाके चेकआउट किया करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें फ्री के बच्चों के लिए भी मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे अपलोड करती हूँ, तो उसको भी भाई आप लोग को अवेल करना चाहिए। गलती से भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाओ और ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे डेली फ्री PYQ टेस्ट सीरीज बच्चों को मिल रही हैं। पेपर 1 की, पेपर 2 की पोल्स मिलते हैं आपके इंग्लिश लिटरेचर के, जो आप के लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड यहाँ पर आपको कोई भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो लोग स्क्रीनशॉट मार के क्वेश्चंस भेजते हैं जो मैं उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बच्चों से कई ज़्यादा मैं बातें करती हूँ, काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो भैया नीचे लिंक आपका दिया हुआ है, क्लिक करो और फ्री में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बनो एंड यू कैन कम एंड चैट विद अस। सो आई होप ये वीडियो में आपको बड़ा मजा आया होगा। आपको मुझे एक चीज कमेंट करके बतानी है कि क्या नेक्स्ट वीडियो आप इसी मिसलेनियस स्टाइल में देखना चाहोगे, या फिर आप मिक्स्ड या फिर आप सेग्रीगेटेड वीडियोस देखना चाहोगे जहां पे मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन को उठाऊं और उसके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूं। तो मुझे ये भी जरूर से कमेंट करके बताना वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। डू लेट मी नो। पूरा वीडियो अच्छा लगा तो भाई यहाँ पे मल्टीपल क्लिक्स एंड आपके लाइक्स होने चाहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बिकॉज दिस इज एज यू नो इज अ ग्रोइंग चैनल। आप जितना शेयर करोगे ये और ज्यादा ग्रो करेगा। आई एम गोइंग टू टेक यू लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन गेट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।